अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर और कटक में कई कार्यक्रमों में होंगी सम्मिलित। एम्स के दीक्षांत समारोह और कालिंग रत्न सम्मान में होंगी मुख्य अतिथि। 18 दिनों तक स्पेस में रहने के बाद 15 जुलाई को धरती पर वापस लौटेंगे भारत के शुभांशु शुक्ला। नासा ने बयान किया जारी। एक्सियोम 4 से जुड़े सभी अंतरिक्ष यात्री आज शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से होने वाले हैं अलग। आजादी के 7 दशक बाद मिजोरम के लोगों का सपना हुआ पूरा। पहली बार आइजोल तक पहुंची भारतीय ट्रेन। बैराबी से सैरांग तक 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन तैयार। ट्रायल भी हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पिछले 11 वर्षों में 474% बड़ा आयकर रिफंड। 2024-25 में 4.77 लाख करोड़ रुपए हुआ रिफंड। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में भी 274% की हुई वृद्धि। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंचा। भारत को जीत के लिए अभी चाहिए 135 रन। 6 विकेट हाथ में। इंग्लैंड ने 193 रन का दिया था लक्ष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाली हैं। इस दौरान राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 से 15 जुलाई तक 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो भुवनेश्वर और कटक में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाली हैं। अपने दौरे के पहले दिन यानी आज 14 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी और छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति छात्रों को संबोधित भी करने वाली हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी 15 जुलाई को राष्ट्रपति कटक में स्थित रावेन शाह विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। साथ ही वो रावेन शाह गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह में भी भाग लेंगी और इस अवसर पर कालिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति का ये दौरा ओडिशा के शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया है। ये नियुक्तियां नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए की गई हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 12 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की गई। नामित सदस्यों में वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए 4 विशिष्ट व्यक्तियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चारों नामित सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत रूप से पोस्ट करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो न केवल एक सफल वकील रहे हैं बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।
केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सी सदानंद मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे ना झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सकी है। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की भूमिका को प्रधानमंत्री ने विदेश नीति, कूटनीति और रणनीतिक सोच के क्षेत्र में सराहनीय बताया। उन्होंने लिखा कि श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने एक राजनयिक, बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन वर्षों में उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमारी G20 अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उनके अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्रवाई को समृद्ध करेंगे। इतिहासकार मीनाक्षी जैन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि यह अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन्होंने एक विदुषी, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि वो सिंगापुर के साथ विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में लगातार प्रगति देखकर खुश हैं। उन्होंने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गैन किम योंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर और चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उप प्रधानमंत्री गैन किम योंग से मिलकर अच्छा लगा। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में लगातार प्रगति देखकर खुशी हुई। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि वो तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की और कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। वहां विचारों का आदान प्रदान करना हमेशा उपयोगी होता है। मीटिंग के बारे में पोस्ट करते हुए बालाकृष्णन ने कहा, जैसे जैसे विश्व बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर हो रहा है, भारत अवसर के इन प्रमुख ध्रुवों में से एक के रूप में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग लगातार बढ़ रही है। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कानून, निवेश और उद्योग के नए मानक गढ़ रहा है। ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं न सिर्फ रक्षा क्षेत्र को मजबूती दे रही हैं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार भी ला रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ गई है। 14 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा है और ये लखनऊ से उन देशों में भेजी जाएगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की नवनिर्मित एकीकरण और परीक्षण सुविधा रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास की नई तस्वीर आप सबको देखने को मिल रही होगी। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी योगदान बड़ा है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ
उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। तो ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूं हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी, और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहां और इंडस्ट्रीज भी आए, ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। अंतरिक्ष में 18 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य साथी वापस धरती पर आने को तैयार हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे यानी भारतीय समयानुसार और पृथ्वी पर वापस लौटने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अंतरिक्ष यान का ISS से अलग होने की प्रक्रिया यानी अनडॉकिंग 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे तय की गई है। इसके बाद स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट के पास स्प्लैश डाउन करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि समय में लगभग 1 घंटे का लचीलापन रखा गया है और किसी बदलाव की स्थिति में जानकारी समय रहते हुए साझा की जाएगी। कल शाम शुभांशु शुक्ला को ISS में फेयरवेल दिया गया है। उन्होंने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के 1984 में दिए आइकॉनिक डायलॉग को दोहराते हुए कहा, भारत आज भी सारे जहां से अच्छा है। These missions have much far-reaching implications beyond science, and that is what I believe that this mission would also do in all of our respective countries as well. Going back from here, I carry with me a lot of memories and the learnings out of this mission that I would try and spread back. But the one thing that really sticks to me is what humanity is capable of when all of us come together from different parts of the world and work for a common goal or a common objective. It is truly incredible. आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब हर दिन घाटियों से होकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और भक्तों की गूंजती आस्था के बीच इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा एक बार फिर श्रद्धालुओं की एक ज़बरदस्त भीड़ बन गई है। जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा ने एक बार फिर आस्था के रंगों से घाटी को भर दिया है। यात्रा के पहले 11 दिनों में करीब 2 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं, कोई पैदल तो कोई हेलीकॉप्टर से। यात्रा मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लंगर, मेडिकल कैंप और राहत शिविर बनाए गए हैं। CRPF, ITBP और स्थानीय प्रशासन हर मोर्चे पर मुस्तैद है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार ने इस बार विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जैसे RFID कार्ड्स, ट्रैकिंग सिस्टम और मौसम की रियल टाइम मॉनिटरिंग। श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे लंगर समितियों और स्वयं सेवकों का योगदान भी इस यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज़ादी के 7 दशक बाद मिजोरम के लोगों का सपना पूरा हो गया है। पहली बार भारतीय ट्रेन आइजोल तक पहुंची है। बैराबी से सैरांग तक 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन तैयार है और अब ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं। सैरांग स्टेशन आइजोल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। ये मिजोरम को पहली बार पूरे भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ रहा है। इस लाइन के शुरू होने से पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की राजधानी
असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। ये रेल लाइन न केवल लोगों को जोड़ेगी बल्कि क्षेत्र के व्यापार, विकास और सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम साबित होगी। ये सफर अब 4 से 5 घंटे की सड़क यात्रा से घटकर 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा। बैराबी सैरांग प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने की मुहिम का अहम हिस्सा है। आयकर रिफंड में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आयकर रिफंड पिछले 11 वर्षों में 474% की बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2024-25 में 4.77 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में भी 274% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही आयकर रिफंड जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या में गिरावट आई है। इस अवधि में 81% की कमी देखने को मिली है। साल 2013 में ये अवधि 93 दिन की हुआ करती थी, जो अब घटकर वर्ष 2024 आते आते केवल 17 दिन की रह गई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के आखिरी साल यानी 2013-14 तक आयकर विभाग की तरफ से जारी रिफंड 83,008 करोड़ रुपए रहा था, जबकि वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासन के 11 वर्षों में यानी 2024-25 के अंत तक आयकर रिफंड 4.77 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी इस अवधि के दौरान जारी रिफंड में 474% की वृद्धि देखने को मिली है। साल 2013 से फाइल किए गए आयकर रिटर्न में 133% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में कुल 3.8 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 8.89 करोड़ हो गए हैं। टैक्स रिफंड में ये भारी वृद्धि और रिफंड जारी करने में लगने वाले दिनों में कमी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार, विशेष रूप से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के कारण है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, जो भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के उद्घोष से मंदिर गूंज रहे हैं। आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अभिषेक से भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में शिव की आराधना से सभी दोषों का क्षय होता है। हालांकि पूरे दिन शिव पूजन किया जा सकता है, लेकिन विशेष फल की प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्तों में जलाभिषेक करना उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:55 तक रहेगा। इसके साथ ही प्रदोष काल भी जलाभिषेक के लिए शुभ माना जाता है। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से किया जाता है। इसके बाद बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, धतूरा, आक, अक्षत और भस्म अर्पित की जाती है। फिर भगवान शिव को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और उनका नाम स्मरण किया जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। रविवार को स्टंप्स तक भारत ने 4 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं और उन्हें जीत के लिए अभी भी 135 रन की आवश्यकता है। दूसरी पारी में इंग्लिश टीम ने 10 विकेट खोकर 192 रन बनाए और भारत को 193 रन का लक्ष्य दिया। दिन का खेल समाप्त होने तक केएल राहुल 33 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। भारत की दूसरी पारी झटके के साथ शुरू हुई। कुल 5 के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को विकेट के पीछे जेमी स्मिथ के हाथों कैच करवा दिया। वो खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बाद मोर्चे पर केएल राहुल और करुण नायर आए और दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले। दूसरे विकेट के लिए 66 गेंदों में 36 रन जोड़े। ब्रायडन कॉर्स ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। उन्होंने नायर को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वो 33 गेंदों में एक चौके की मदद से
14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान शुभमन गिल पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी कुछ बड़ा कारनामा करने में नाकाम रहे। उन्हें भी कार्स ने ही LBW आउट किया। इसके बाद बेन स्टोक्स ने नाइट वॉचमैन के तौर पर आए आकाशदीप को बोल्ड कर दिया। वो 11 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही बना पाए। इंग्लैंड के लिए कार्स ने 2 विकेट लिए और जबकि आर्चर और स्टोक्स ने एक सफलता अर्जित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के 19वें संस्करण की अध्यक्षता की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। India is not merely aspiring to become a 5 trillion economy. Size of economy matters, but only to an extent. Becoming economy at number 1 carries a great tag, but then at the end of the day, we have to see ground realization. And therefore, India is on the right path of becoming a trusted economy, a reliable partner in the global value chain, a stable anchor in a volatile world. The world at the moment is in turmoil and turbulence. Global configurations show no signs of abating. Supply chains disruption is taking place. In this disturbed scenario, Bharat is a prominent voice that these issues have to be determined by dialogue and diplomacy. These words of Prime Minister Narendra Modi define what we have stood for millennia. Industry must take lead in research and development, invest in indigenous design. I would reflect for a moment on this. This is an area where there needs to be more attention, greater convergence of corporate world. By and large, what I notice, and I have said so on multiple platforms, research can't be for the self. Research cannot be just assimilation or surface scratching. Research has to correlate to making change on the ground, and that industry can easily identify. And let us therefore build global products with Indian innovation. We can do it. We have talent. We are homogeneous. Our DNA is very strong. Let us move from being users of imported technology to being creators of cutting-edge solutions.